अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लिए। आपकी बुक का नाम है सोशल प्लानट, क्लास 7 एसएसटी। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आपको इसका कंटेंट दिखा देते हैं, तो आप इसका कंटेंट ओपन कर लिए। ठीक है, सिलेबस बता देते हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पर कंटेंट देखिए। हम पिछली बार आपको हिस्ट्री पढ़ा रहे थे और उससे पहले हमने आपको कंटेंट बताया था कि हिस्ट्री में PA2 का सिलेबस क्या है, चैप्टर 6 और चैप्टर 7। फिर हमने आपको ज्योग्राफी का बताया था कि इसमें चैप्टर नंबर 16 और चैप्टर नंबर 17 ये आपके PA2 में आएगा। और सिविक्स का फिर हमने बताया था कि चैप्टर नंबर 25 और चैप्टर नंबर 26 ये दोनों चैप्टर आपके सिविक्स में आएंगे। हम पढ़ क्या रहे थे? हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री में हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पार्ट नंबर 8 कंप्लीट कर दिया था और पार्ट नंबर 9 हमारा रह गया था, वो बचा हुआ है। तो पार्ट नंबर 9 भी आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये पूरा चैप्टर आज हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए पेज नंबर 34 ओपन कर लिए, सॉरी पेज नंबर 39 स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है स्टूडेंट्स, पेज नंबर 39 ओपन कर लिए, पार्ट नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। चलिए पेज नंबर 39 ओपन कर लिए। पेज नंबर 39, यहाँ पर आपको याद होगा हमने पार्ट 8 स्टार्ट किया था, टाउन स्टेट एंड क्राफ्ट पर्सन। हमने बताया था कि आप डेट डाल लिएगा। ठीक है, ये हमारे पार्ट 8 की वीडियो की बात कर रहे हैं हम। फिर हमने ये सब पढ़ा था, इसमें ट्रेडर्स के बारे में, कमर्शियल और पोर्ट टाउन्स के बारे में यहाँ पर, फिर पिलग्रिमेज टाउन्स के बारे में, क्राफ्ट पर्सनस के बारे में, फिर यहाँ पर ट्रेडर बिग और स्मॉल, फिर प्रॉब्लम जो आई थी मर्चेंट्स के साथ साथ, वो सारी हमने पढ़े थे। उसके बाद फिर हमने यहाँ पढ़ा था अलग अलग कुछ स्टेट के नाम पर, सिटी की बारे में पढ़ा था, जैसे हम्पी है यहाँ पर। उसके बाद हमने मासूलीपत्तनम के बारे में पढ़ा। फिर कंट्रोल पढ़ा कि ईस्ट इंडिया कंपनी और डच जो है मासूलीपत्तनम पर कंट्रोल क्यों करना चाह रही थी, ये पूरा हमने यहाँ पर फिर कंप्लीट किया था। फिर हमने यहाँ पर बताया था कि स्टूडेंट्स की यहाँ पर आपका पार्ट नंबर 8 कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट टाइम हम पार्ट नंबर 9 में पढ़ेंगे। तो आज हम पार्ट नंबर 9 ही पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमारा स्टार्ट होता है सूरत से। कहाँ से? सूरत से। तो सूरत एक जगह है। ठीक है, और अब हल्के हल्के करके अब स्टार्ट करेंगे, रीडिंग करेंगे। सो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट हो जाइए। ठीक है, तैयार हो जाइए। चलिए पढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपका पार्ट नंबर 9 है, तो यहाँ पर पार्ट नंबर 9 लिख लिएगा। इसके साथ साथ हम आज एक्सरसाइजेस भी करेंगे। तो यहाँ पर है सूरत इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ ताप्ती रिवर। ये कह रहे हैं जो हमारी सूरत जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ पर मौजूद है? जो ताप्ती रिवर है, ताप्ती नदी है एक। ठीक है, ताप्ती नदी है, उसके किनारे पर सूरत मौजूद है। बैंक कहते हैं किनारा, नदी का किनारा। जो नदी का किनारा होता है उस जगह पर ये सूरत जो सिटी है, जो जगह है, वहाँ पर मौजूद है। ठीक है, कहाँ पर? ताप्ती नदी के किनारे। इट वॉज कॉल्ड गेटवे टू द वेस्ट सिंस एट दैट टाइम्स ट्रेड टू अरब वर्ल्ड वॉज कंडक्टेड थ्रू दिस रूट। ये कह रहे हैं इसे जो है हम, मतलब सूरत को हम क्या कहते हैं? गेटवे टू द वेस्ट। गेटवे टू द वेस्ट कहते हैं, मतलब वेस्ट की तरफ गेट, रास्ता या ओपनिंग कह सकते हैं हम। तो गेटवे टू द वेस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि एट दैट टाइम, उस ज़माने में जो ट्रेड होता था अरब से, अरब वर्ल्ड से, पूरा जो अरबियन साइड है, पूरा अरब वर्ल्ड है, उस साइड से जो पूरा ट्रेड होता था वो यही जगह है जहाँ से होता था। यही एक रूट है, सूरत जो जगह है, रूट है, यहीं से ही हमारा ट्रेड होता था अरब वर्ल्ड से। तो इसीलिए इसे गेटवे टू द वेस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गेटवे टू द वेस्ट, इसीलिए इसका नाम पड़ गया। क्योंकि उस ज़माने की अगर हम बात करें तो अरब वर्ल्ड से जो पूरा ट्रेड होता था, जो बिज़नेस होता था, वो इसी रूट से होता था। किस रूट से? सूरत की साइड से। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद यहाँ देखिए, इन द 13th सेंचुरी सूरत वॉज अ स्मॉल प्लेस। ये कह रहे हैं 13वीं सेंचुरी में सूरत जो है एक छोटी जगह थी। क्या? सूरत एक छोटी सी जगह थी। लेटर इट ग्रू इनटू अ बिग टाउन। बाद में वो एक बड़े शहर में, बड़े टाउन में बना दिया गया। पहले वो एक छोटा सा जगह थी, छोटे सा गांव मान लिए, एक छोटी सी जगह थी। बाद में उसे एक बड़ा शहर बना दिया गया, बड़ा टाउन बना दिया गया। सूरत वॉज अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी वेयर द डच, पोर्टुगीज एंड इंग्लिश हैड फैक्ट्रीज इन 17th सेंचुरी। और सूरत जो है उस ज़माने में एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी थी। कौन सी सिटी थी? कॉस्मोपॉलिटन सिटी थी, जहाँ पर डच थे, पोर्टुगीज थे और इंग्लिश जो थे उनकी फैक्ट्रीज़ वहाँ पर मौजूद थी। मतलब सूरत जो जगह थी उस ज़माने में, तो वहाँ पर डच से आए हुए, पोर्टुगीज के और इंग्लिश के फैक्ट्रीज़ वहाँ पर मौजूद थी। इंग्लिश मतलब जो ब्रिटिशर्स थे। ठीक है, इंग्लैंड, और पोर्टुगीज जगह है, पोर्टुगल डच जगह है। तो यहाँ से अलग अलग जगह से लोग थे वहाँ पर, उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज़ वहाँ पर लगा रखी थी। 17वीं सेंचुरी की बात कर रहे हैं, उस ज़माने में। ठीक है, द टेक्सटाइल ऑफ सूरत वॉज फेमस फॉर जरी। और जो टेक्सटाइल है सूरत का, वो जो है ज़री का काम के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ज़री का काम होता है एक, उसके लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है ये।
इट हैज़ ह्यूज मार्केट इन वेस्ट एशिया, और इसकी वेस्ट एशिया में बहुत ज़्यादा बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है। अफ्रीका में और यूरोप में भी इसकी काफ़ी बड़ी मार्केट है। अ पोर्टुगीज ट्रेवलर नेम्ड डोर्टे बर्बोजा कॉल्ड सूरत एज एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट। जो पोर्टुगीज ट्रेवलर था, एक पोर्टुगीज से आने वाला, सफ़र करने वाला, ट्रेवल करने वाला एक आदमी था जिसका नाम था डॉट बर्बोजा। क्या नाम था उसका? डॉट बर्बोजा। उसने सूरत को क्या कहा? एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट कहा, इम्पॉर्टेंट पोर्ट बताया। लेटर सूरत लॉस्ट इट्स पॉपुलैरिटी व्हेन बॉम्बे वॉज मेड इन द कैपिटल ऑफ कंपनीज ट्रेड पोजीशन। ठीक है, बाद में क्या हुआ? सूरत की जो पॉपुलैरिटी थी, जो इतना पॉपुलर था सूरत, वो पॉपुलैरिटी उसकी ख़त्म हो गई। क्यों? क्योंकि जो बॉम्बे था वो बाद में कैपिटल हो गया कंपनीज़ का, कंपनीज़ के ट्रेड का पोजीशन बन गया, कंपनी स्टेट पोजीशन का कैपिटल बन गया। ठीक है, कैपिटल ऑफ कंपनी स्टेट पोजीशन क्या बन गया? बॉम्बे बन गया। तो सूरत से लोग बाग अब ट्रेड करना कम कर दिया, सूरत से लोग बाग ने। उससे क्या हुआ? सूरत की जो पॉपुलैरिटी थी, जो उसका नाम था, वो कम हो गया, वो गिर गया। आफ्टर दिस द सिटी डिक्लाइन एज सेंटर ऑफ ट्रेड ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स लाइक लॉस ऑफ मार्केट्स एंड प्रोडक्टिविटी। उसके बाद जो सिटी था उसने सेंटर ऑफ ट्रेड को डिक्लाइन कर दिया, मना कर दिया कि अब ये सूरत जो है सेंटर ऑफ ट्रेड नहीं माना जाएगा, मतलब वहाँ से ट्रेड करना मना कर दिया गया, ट्रेड एज अ सेंटर वहाँ पर ख़त्म कर दिया गया। क्योंकि कुछ रीज़न इसके ये थे, क्योंकि लाइक लॉस ऑफ मार्केट एंड प्रोडक्टिविटी, मार्केट लॉस हो रही थी, मार्केट ख़त्म होती जा रही थी। ठीक है, और प्रोडक्टिविटी कम हो रही थी वहाँ पर, इस वजह से उन्होंने ट्रेड सेंटर वहाँ से हटा दिया। उसके बाद द खतियावड़ सेठ एंड महाजन, जो खतियावड़ सेठ होते हैं, सेठ सुना होगा आपने, सेठ, और जो महाजन होते थे, सेट ह्यूज बैंकिंग हाउसेज एट सूरत, उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े बैंकिंग हाउसेज सूरत पे बना रखे हैं। ठीक है, हम यहाँ पर एक फ़ोटो दे रखी है टेक्सटाइल मार्केट की, दे रखी है सूरत में, देखिए कितनी बड़ी मार्केट है। ठीक है, बड़ी मार्केट है ना। फिर यहाँ पर हाउएवर सूरत कंटिन्यूज़ टू बी एन इंडस्ट्रियल टाउन इवन टुडे, और ये कह रहे हैं हालांकि अब भी जो है सूरत जो है एक इंडस्ट्रियल टाउन के तौर पर अभी भी चल रहा है, वहाँ पर अभी भी इंडस्ट्रीज़ मौजूद हैं। इट इज़ फेमस फॉर इट्स डायमंड इंडस्ट्री, और सूरत जो है अपनी डायमंड इंडस्ट्री के लिए, क्लोथ इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इट प्रोड्यूस 25% ऑफ इंडिया सिंथेटिक फाइबर एंड 40% ऑफ मैन मेड फाइबर। ये कह रहे हैं इंडिया का जो 25% फाइबर बनता है, इंडिया का जो 25% सिंथेटिक फाइबर बनता है वो यहीं से बनता है, सूरत से, और 40% मैन मेड फाइबर जो है वो सिर्फ इसी सूरत से ही, सूरत जो जगह है यहीं से बनता है। ठीक है, मैनी लीडिंग इंडस्ट्रीज़ आर फाउंड इन सूरत, और काफ़ी लीडिंग इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर मौजूद हैं, जैसे कि रिलायंस पेट्रोकेमिकल, आपने रिलायंस पेट्रोकेमिकल सुना होगा, एस्सार सुना होगा, ESSAR इसकी पूरी फुल फॉर्म है। स्टील, ठीक है, एस्सार स्टील, और यहाँ पर लार्सन एंड टोब्रो, ONGC एंड मैनी प्रोडक्शन यूनिट्स, एंड हेंस इट इज़ कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट। और इसीलिए यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर मौजूद हैं, जिसकी वजह से इसे मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता है। क्या? ईस्ट का मैनचेस्टर। द टाउन इज़ ऑल्सो फेमस फॉर इट्स एजुकेशनल सेंटर्स लाइक इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कॉलेजेस। और ये जो टाउन है, ये जो सूरत है, ये और किस लिए मौजूद है? एजुकेशनल सेंटर्स के लिए मौजूद है, क्योंकि जैसे कि यहाँ पर इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस भी यहाँ पर मौजूद हैं, इसलिए यहाँ पर ये इसलिए भी फेमस है, एजुकेशनल सेंटर्स के तौर पर भी यह यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके बाद केस स्टडी करते हैं हम विजयनगर एम्पायर की, विजयनगर एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। द विजयनगर किंगडम वॉज फाउंडेड बाई हरिहरा एंड बुक्का। जो विजयनगर एम्पायर था वो हरिहरा और बुक्का के ज़रिए फाउंडेड हुआ। हु बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ 5 ब्रदर्स, जो कि 5 भाइयों के फैमिली से बिलोंग करते थे, मतलब ये दोनों आपस में भाई थे। द डेट ऑफ हरिहराज कोरोनेशन इज प्लेस एट 1336 AD, मतलब जो 1336 AD में हरिहराज वहाँ का राजा थे। उसके बाद बुक्का सक्सीडेड हिज ब्रदर ऑन द थ्रोन ऑफ विजयनगर इन 1356। फिर 1356 यानी 1356 में उनके जो भाई बुक्का थे वो वहाँ के राजा बने, वहाँ की गद्दी उन्होंने संभाली विजयनगर के, एंड रूल टिल 1377, और 1356 से लेकर 1377 तक इन्होंने ही हुकूमत की वहाँ पर। द राइजिंग पावर ऑफ द विजयनगर एम्पायर ब्रॉथ इट इनटू क्लैश विद मैनी पावर बोथ इन द साउथ एंड नॉर्थ। क्या हो रहा था? जो बढ़ती हुई पावर थी विजयनगर एम्पायर की, उससे काफ़ी क्लैशेस हुए, काफ़ी लड़ाइयाँ हुई, किसके साथ? मैनी पावर्स बोथ इन द साउथ एंड इन द नॉर्थ। काफ़ी पावर्स, काफ़ी राजा जो साउथ में और नॉर्थ में थे वो जो वहाँ पर मौजूद थे, तो जब विजयनगर की पावर बढ़ रही थी, ताकत बढ़ रही थी, उसके साथ साथ वहाँ पर उनकी लड़ाइयाँ भी चल रही थीं, क्योंकि
अगर आप कहीं किसी के जगह पर हुकूमत करना चाह रहे हैं, अपनी पावर को बढ़ाना चाह रहे हैं, तो वहाँ का राजा तो आपसे युद्ध करेगा, लड़ाई करेगा, तो इससे काफ़ी बैटल्स हुई। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ विजयनगर वॉज कृष्णा देव राय। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर है विजयनगर के, उसका नाम था कृष्णा देव राय, हु असेंडेड द थ्रोन इन 1509। जो कि इन्हें कब थ्रोन बना दिया गया, मतलब इन्हें गद्दी कब संभाली गई, राजगद्दी कब दी गई इन्हें, 1509 एडी में, ठीक है। अंडर हिम विजयनगर अटेन द जेनिथ ऑफ इट्स ग्रेटनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। और इनके राज में, इनके रूल में, इनके अंडर में जो विजयनगर था वो अपनी ऊंचाइयों पे पहुंच गया, बुलंदियों छू, ये समझ लिए उसकी अपनी बुलंदियाँ उसने छू ली सारी, जो इन्होंने विजयनगर को बहुत ऊंचाई तक पहुंचा दिया। ही फॉट द मुस्लिम ऑफ द डेक्कन एंड ऑन इक्वल टर्म्स एंड एवेंज द रॉन्ग्स दैट हैड बीन डन टू हिज प्रीडिसेसर्स। ये कह रहे हैं इन्होंने मुस्लिम से, जो डेक्कन से जो मुस्लिम आए थे उनसे लड़ाइयाँ करी, और इक्वल टर्म्स किस पे, जो इक्वल टर्म्स, और एवेंज्ड द रॉन्ग्स दैट हैड बीन डन टू हिज प्रेडिसर्स। जो इनके प्रेडिसर्स के साथ जो डेक्कन्स के जो रूलर थे उन्होंने बर्ताव किया था, या ये कह सकते हैं जो डेक्कन के रूलर थे उन्होंने इनके प्रेडिसर्स, जो इनके पुरखों थे, उनसे लड़ाइयाँ की थी, तो उसका बदला लिया, ये कह सकते हैं उनसे बदला लिया, रिवेंज लिया, ठीक है। और ही वॉज एन एबल एंड एकम्प्लिश मोनार्क, और वो एक एबल, लायकदार और एकम्प्लिश मोनार्क थे। अ ग्रेट वॉरियर, एक बड़े लड़ाकू थे। एज वेल एज अ लाइब्रर एंड टॉलरेंट पैट्रॉन ऑफ आर्ट्स एंड लिटरेचर, और उसके साथ साथ एक लाइब्रर और टॉलरेंट पैट्रॉन थे आर्ट्स के और लिटरेचर के, मतलब इन्हें लिटरेचर में भी काफ़ी नॉलेज थी और दिलचस्पी थी, और इनकी आर्ट्स में भी इन्हें भी काफ़ी नॉलेज थी और दिलचस्पी थी। उसके बाद यहाँ पर देखिए, एट दिस टाइम द पोर्टुगीज वर टेकिंग कंट्रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड फ्रॉम द अरब्स। और इस ज़माने में जो पोर्टुगीज थे वो पूरा कंट्रोल कर रखा था उन्होंने फॉरेन ट्रेड का अरब से, ठीक है। दे हैड एस्टेब्लिश देमसेल्फ ऑन द मालाबार कोस्ट, और उन्होंने अपने आप को मालाबार कोस्ट पे कृष्णा देव राय मालाबार कोस्ट पे उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश कर रखा था। और जो कृष्णा देव राय थे, ग्रांटेड देम मैनी फैसिलिटीज़ एंड मेंटेन फ्रेंडली रिलेशंस विद देम। जो कृष्णा देव राय थे इन्हें मतलब पोर्टुगीज सेलर्स जो थे इन्हें काफ़ी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रखी थी, सुविधाएं प्रोवाइड कर रखी थी, और उनके साथ एक दोस्ताना रिलेशन बना रखा था, ठीक है, फ्रेंडली रिलेशन बना रखा था उनके साथ। दिस ब्रॉट कंसिडरेबल रेवेन्यू थ्रू कस्टम्स ड्यूटीज़ एंड अदर टैक्सेस टू द स्टेट। और इससे क्या होता है, काफ़ी जो है कंसिडरेबल रेवेन्यू कस्टम से मेंटेन जो हो रहा था, कस्टम ड्यूटीज़ से और अदर टैक्सेस से स्टेट के काफ़ी रेवेन्यू इन्हें मिल रहा था, मतलब टैक्स के तौर पर इन्हें काफ़ी पैसा मिल रहा था। ही पेट्रोनिस्ट आर्ट एंड लिटरेचर, इन्होंने आर्ट और लिटरेचर को भी पेट्रोनाइज किया। डोनेट लार्ज सम ऑफ मनी टू टेम्पल एंड बिल्ट मैनी मैग्निफिशेंट प्लेसेस एंड टेम्पल्स अमंग विच वॉज द ग्रेट कृष्णा स्वामी टेम्पल। ये कह रहे हैं इन्होंने काफ़ी पैसा जो है और काफ़ी अपनी आर्ट, अपनी कला को जो है फैलाया, लिटरेचर को फैलाया, अपनी काफ़ी पैसा दिया किसे, टेम्पल्स को बनने के लिए, और काफ़ी मैनी मैग्निफिशेंट प्लेसेस इन्होंने बनाई और टेम्पल्स बनाए, जिसमें अमंग विच द ग्रेट कृष्णा स्वामी टेम्पल, जिसमें आपने नाम सुना होगा ग्रेट कृष्णा स्वामी टेम्पल, नहीं सुना होगा तो ये काफ़ी जाना जाता है ग्रेट कृष्णा स्वामी टेम्पल, जो कि इन्होंने ही बनवाया था। ही टुक एक्टिव इंटरेस्ट इन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट, और ये काफ़ी एक्टिव इंटरेस्ट दिखाते थे स्टेट के इंटरेस्ट में। बिल्ड डैम्स फॉर इरीगेशन एंड टुक मेजर्स टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर, इन्होंने डैम्स बनवाए एग्रीकल्चर के लिए, खेती बाड़ी के लिए, और मेजर्स प्रोवाइड किए टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी को संभालने के लिए इन्होंने काफ़ी काम किया। ही वॉज अ ग्रेट तेलुगु एंड संस्कृत स्कॉलर, और ये काफ़ी बड़े तेलुगु और संस्कृत स्कॉलर थे। हु पेट्रोनिस लर्न मैन, जिन्होंने काफ़ी लर्न मैन को पेट्रोनाइज किया, ठीक है। पोर्टुगीज ट्रेवलर डिस्क्राइब हिम द मोस्ट फेयर्ड एंड परफेक्ट किंग। पोर्टुगीज ट्रेवलर जो यहाँ पर जो पोर्टुगल से आए हुए लोग थे, जो ट्रेवल करने आते थे, उन लोगों ने इन्हें कैसे डिस्क्राइब किया, द मोस्ट फेयर्ड एंड परफेक्ट किंग बताया। दैट किंग दैट कुड पॉसिबली बी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है ऐसा होना, मतलब जो पोर्टुगल से लोग बाग आए थे यहाँ पर, जो ट्रेडर्स हैं, उन्होंने ये बताया कि ये राजा बहुत ज़्यादा फेयर्ड और परफेक्ट किंग है, बहुत बिल्कुल परफेक्ट किंग है, ऐसा होना बहुत मुश्किल है, ऐसा राजा ढूंढना बहुत मुश्किल है। ड्यूरिंग हिज रेन द सिटी ऑफ विजयनगर वॉज एट द हाइएस्ट हाइट ऑफ इट्स प्रॉस्पेरिटी, और इनके हुकूमत के समय में जो विजयनगर था, उस ज़माने में जो सिटी विजयनगर की सिटी थी, ये जो अपनी बिल्कुल हाईएस्ट, अपनी ऊंचाइयों पर, अपनी बुलंदियों पर मौजूद थी, मतलब उस ज़माने में बहुत ऊंचाइयों पर थी, हर तरह की तरक्की यहाँ पर हो रही थी। अकॉर्डिंग टू द पर्शियन एनवॉय अब्दुल रज़ाक,
एक अब्दुल रज़ाक जो यहाँ पर पर्शियन थे, मौजूद थे यहाँ पर, उन्होंने बताया द पीपल ऑफ द आई हैज़ नेवर सीन अ प्लेस लाइक इट। ये कह रहे हैं किसी आँख ने ऐसी जगह नहीं देखी होगी। पीपल ऑफ द आई, कोई भी इंसान जिसके पास अगर आँख है तो उसने ऐसी प्लेस नहीं देखी होगी। कैसी प्लेस? विजयनगर जैसी। इस हद तक उन्होंने विजयनगर को ऊंचाइयों पर संभाल रखा था, इतने अच्छे तरीके से मेंटेन कर रखा था। द किंगडम हैड अ फ्लोरिशिंग ट्रेड, और किंगडम का एक फ्लोरिशिंग ट्रेड था, फर्स्ट विद द पोर्टुगीज एंड आफ्टरवर्ड विद द इंग्लिश। पहला जो पोर्टुगीज के साथ ये ट्रेड करते थे और दूसरा इंग्लिश के साथ एंड द डच, यानी इन तीनों जगह से इनका ट्रेड चल रहा था। द कंट्री वॉज फुल ऑफ गोल्ड, प्रेशियस स्टोन्स एंड सिल्वर, और जो कंट्री थी ये, मतलब विजयनगर जो जगह थी, ये पूरा सोने, जवाहरात, हीरे मोती, महंगे महंगे पत्थरों से, स्टोन से, सिल्वर से, चांदियों से सबसे भरी हुई थी। ड्यूरिंग दिस टाइम अ लार्ज नंबर ऑफ टाउन्स ग्रो अप मेनली इन द कोस्टल एरियाज़, और इनके ज़माने में ही काफ़ी नंबर्स में टाउन्स बनाए गए थे, और मेनली अगर देखा जाए तो कोस्टल एरियाज़ में। नेक्स्ट आ जाते हैं पेज नंबर 44 ओपन कर लिए। पेज नंबर 44 एडमिनिस्ट्रेशन एंड कल्चरल लाइफ। अगर हम वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन और कल्चरल लाइफ के बारे में बात करें, द कॉन्सेप्ट ऑफ किंगशिप अमंग द विजयनगर रूलर्स वो हाई। ये कह रहे हैं जो कॉन्सेप्ट था किंगशिप का विजयनगर रूलर के बीच में, तो वो बहुत ज़्यादा हाई था। क्या था? बहुत ज़्यादा हाई था। ये कहाँ जा रहा है? चलिए, वो बहुत ज़्यादा हाई था। द किंग वॉज एडवाइज बाय अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो किंग था वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ज़रिए एडवाइस करा जाता था। क्या? द किंग वॉज एडवाइज बाय अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विच कंसिस्टेड ऑफ द ग्रेट नोबल्स ऑफ द किंग। उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में क्या होता था? मिनिस्टर मतलब इनकी एक काउंसिल होती थी, एक मिनिस्टर्स होते थे उसमें, जिसमें जो है ग्रेट नोबल्स होते थे किंग्स के राजा के बड़े बड़े दरबारी समझदार लोग हुआ करते थे, जिनसे राय मशवरा लिया करते थे। ठीक है, जो रूलर्स था वो जो कॉन्सेप्ट अगर किंग का आ रहा होता था, तो वो जो कोई कॉन्सेप्ट देना है, राजा अगर कोई हुक्म दे रहा है, कोई राय मशवरा करना है, तो इनसे ही जो है राय मशवरा करते थे। ठीक है, सारे ये लोग जो होते थे ग्रेट नोबल्स इसलिए तो कहा जाता है बहुत समझदार लोग हुआ करते थे, दरबारी जो होते थे। द किंगडम वॉज डिवाइडेड इनटू राज्याज और मंडलम। जो किंगडम्स थे वो राज्य जो आप सुनते हैं राज्य, ठीक है, राज्याज या हम जिसे कहते हैं मंडलम यानी प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिए गए थे। बिलो विच वेयर नाडु यानी डिस्ट्रिक्ट, उसके अंदर नाडु यानी डिस्ट्रिक्ट बनाए गए थे, और स्थला मतलब सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर और छोटी छोटी डिस्ट्रिक्ट बनाए गए थे। एंड ग्रामा यानी विलेज और गांव बनाए गए थे, मतलब अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिए गए थे। उसके बाद द प्रोविंशियल गवर्नर्स हैड अ लार्ज मेजर्स ऑफ ऑटोनॉमी। जो प्रोविंसेस में जो गवर्नर्स होते थे उनके पास लार्ज मेजर्स के ऑटोनॉमी होती थी। द किंग ऑल्सो ग्रांटेड अमारम और टेरिटरी, जो किंग होते थे वो भी उन्हें टेरिटरी या अमारम विद अ फिक्स रेवेन्यू टू मिलिट्री चीफ। उन्हें जो है अमारम किंग जो है ग्रांटेड करता था। क्या अमारम ग्रांटेड करता था या टेरिटरी अमारम यानी टेरिटरी ग्रांटेड करता था, जिसमें फिक्स रेवेन्यू होता था मिलिट्री चीफ्स के लिए। दीज चीफ्स हु वर कॉल्ड प्लेयगर, ये चीफ्स जो कि पेलेगर कहा जाता था, इन्हें क्या कहा जाता था? पेलेगर या पेलेगर के नाम से इन्हें चीफ्स को कहा जाता था, बुलाया जाता था। और नायक और या तो फिर नायक कहा जाता था, जो कि कौन होता था? चीफ होता था, मिलिट्री का चीफ होता था, हेड होता था। हैड टू मेंटेन अ फिक्स नंबर ऑफ फुट सोल्जर। इसमें क्या होता था? इन लोगों का काम क्या होता था? जो चीफ होते थे इनका काम होता था जो पैदल चलने वाले सोल्जर होते हैं, घोड़ों का, हाथियों का, और फॉर द सर्विसेज ऑफ द स्टेट। अगर कहीं जैसे स्टेट में लड़ाई हो गई, दंगे हो गए, इसके लिए इन्हें जो है अपनी आर्मी को मेंटेन करना पड़ता था। तो आर्मी को मेंटेन करने का काम किसका था? नायक का, यानी नायक मतलब जो चीफ होता था, मिलिट्री चीफ होता था। इन हम्पी द कैपिटल ऑफ कृष्णा देवराय, ये कह रहे हैं इन हम्पी जो कि कृष्णा की कैपिटल है, देवराय बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री पावर। तो देवराय जो थे हम्पी में, वही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री पावर इनके पास थी, सबसे ज़्यादा ताकतवर वही थे। टेम्पल्स एट हम्पी आर फाइन स्पेसिमेंट्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, और टेम्पल आर्किटेक्चर में उस ज़माने में जो टेम्पल्स थे वो बहुत ज़्यादा फाइन स्पेसिमेंट्स आर्किटेक्चर माना जाता था। गोल्ड कॉइन्स इशूड बाय द विजयनगर किंग्स वर कॉल्ड वाराहा, और जो विजयनगर के किंग थे वो जो सोने के सिक्के चला रहे थे उसे वराहा नाम से कहा जाता था। क्या बोला जाता था? वराहा। सिक्का नहीं बोला जाता था, ठीक है, रुपी नहीं बोला जाता था, क्या बोलते थे वो लोग? वराहा। द रूलर इंस्क्राइब हनुमान जिसे वेंकटेश कहते हैं, और बालाकृष्ण, गरुदा एंड वराहा ऑन देयर कॉइन्स।
जो राजा होते थे वो लोग उस पर क्या बनाया करते थे, सिक्कों पे या तो फिर हनुमान बने हुए हैं, वेंकटेश बने हुए हैं, बालाकृष्ण बने हुए हैं, गरुदा बने हुए हैं, वाराहा बने हुए हैं, ये सब सिक्कों पे बनाया करते थे, जिससे ही उसका नाम वाराहा पड़ा। ठीक है। उसके बाद सयाना द ग्रेट संस्कृत स्कॉलर ऑफ दिस पीरियड। सयाना जो है उस ज़माने के एक बड़े स्कॉलर थे, संस्कृत के स्कॉलर थे उस पीरियड के। रॉट कमेंट्रीज़ ऑन द वेदास, जिन्होंने वेदास के ऊपर कमेंट्रीज़ लिखी हुई हैं। ठीक है। पिद्दाना, मधावा एंड मैनी सेंट्स ऑफ भक्ति कल्ट लाइक नामदेव वर इंकरेज टू पीच। और उस ज़माने के जैसे कि पिद्दाना, मधावा और काफ़ी सेंट्स जैसे कि भक्ति कल्ट के जैसे कि नामदेव, ये लोग काफ़ी प्रीच में जो है काफ़ी इंकरेज थे, मतलब काफ़ी बढ़ चढ़ कर आगे, मतलब ये काफ़ी इंकरेज थे, काफ़ी आगे थे, काफ़ी इनका नाम था। फेमस तेलुगु पोइट श्रीरथा रॉट हरविलसम, जो फेमस तेलुगु पोइट हैं श्रीरथा, उन्होंने हरविलसम लिखी है। ठीक है। और देवराय सेकंड जो थे, हु हिमसेल्फ वॉज अ संस्कृत स्कॉलर, और देवराय के बाद जो देवराय सेकंड आए यानी इनके बेटे होंगे। पहले ज़माने में कुछ लोग ऐसे ही नाम रखते थे कि जैसे कि एक का नाम है राम तो दूसरे का नाम है राम सेकंड, उसके बेटे का नाम राम थर्ड, उसके बेटे का नाम राम फोर्थ हो सकता, फिर उनकी मर्ज़ी है वो नाम चेंज कर दें या ना करें, ऐसे नाम रखते थे। तो ये कह रहे हैं जो देवराय सेकंड थे, जो इनके बाद राजा है, वो खुद भी एक संस्कृत स्कॉलर थे। रॉट महानतका, जिन्होंने महानतका सुधा निधि लिखा, एंड अ कमेंट्री ऑन द ब्रह्मा सूत्रा ऑफ बदरयाना, और जो ब्रह्मा सूत्रा बदरयाना का है उस पर कमेंट्री की इन्होंने। अब नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइजेस कर लेते हैं। ठीक है। एक्सरसाइजेस में टिक द करेक्ट है, पहला 1 बाई 1 स्टार्ट करेंगे, 1 बाई 1 करेंगे, तो ये आपको बुक में ही करना है। तो चलिए पहले टिक द करेक्ट करते हैं। विच मुगल एम्परर एनेक्स गोलकोंडो इन 1686 टू 1687। ये कह रहे हैं कौन सा वो मुगल राजा था जिसने गोलकोंडो को हड़प लिया, मतलब काबू में कर लिया, अपने कब्जे में कर लिया। तो वो कौन थे? औरंगज़ेब थे। कौन थे? औरंगज़ेब। तो फर्स्ट का हो गया ऑप्शन नंबर बी, इस पर आप टिक कर लिए, औरंगज़ेब। उसके बाद बात करते हैं सेकंड पर। द सिटी हैज़ बीन डिक्लेयर एज वर्ल्ड हेरिटेज सिटी। कौन सी सिटी थी जिसे हमने वर्ल्ड हेरिटेज सिटी कहा? वर्ल्ड हेरिटेज सिटी किससे कहा गया है? यहाँ पर आइए, ये क्या है हमारा? मैनचेस्टर ऑफ सिटी। और वर्ल्ड हेरिटेज सिटी किसे कहा गया? हम्पी। किसे कहा गया? वर्ल्ड हेरिटेज सिटी, हम्पी को। तो यहाँ पर हमने क्या लगा रखा है? हम्पी ही लगा रखा है। तो आप भी क्या करिए? हम्पी पर टिक कर दिए। ठीक है स्टूडेंट्स। द सिटी हैज़ बीन डिक्लेयर एज द वर्ल्ड हेरिटेज सिटी। कौन सी सिटी थी? सी ऑप्शन, हम्पी। पहले का है ऑप्शन नंबर बी, दूसरे का है ऑप्शन नंबर सी, हम्पी। ठीक है। फिर नेक्स्ट है तीसरा, द सिटी वॉज फाउंडेड बाय सूफी सेंट। ये कह रहे हैं जो कौन सी सिटी ऐसी है जो सूफी सेंट के ज़रिए फाउंडेड हुए हैं। तो ये इसका आंसर क्लियर नहीं है, तो इसे आप कट कर दिए। फोर्थ पे आ जाते हैं। हाउ वॉज वाटर सप्लाइड टू द सिटी ऑफ थंजावुर। ये कह रहे हैं थंजावुर के जो सिटी थी वहाँ पर पानी सप्लाई कैसे होती थी? तो हमने पढ़ा था टैंक्स के ज़रिए पानी सप्लाई होती थी, या वहाँ पर कुएँ बनाए जाते थे। मगर यहाँ पर ऑप्शन ए और बी दिया है तो ड्रेन्स के ज़रिए नहीं होता था, तो यहाँ पर हमने ऑप्शन नंबर ए लगाया है, थ्रू टैंक्स। टैंक्स के ज़रिए वाटर की सप्लाई होती थी। वेल्स के ज़रिए भी होती थी, मगर ऑप्शन नंबर यहाँ है नहीं, तो आप इस पर कर दिए ऑप्शन नंबर ए पे, थ्रू टैंक्स। फिफ्थ है क्राफ्ट वर्क इन साउथ वॉज फेमस बाय द नेम। जो ये कह रहे हैं क्राफ्ट वर्क जो था साउथ में वो किस नाम से फेमस है? तो मैंने बताया था बिदरी नाम से, बिदरी वर्क नाम जाना जाता है। किससे? बिदरी वर्क। तो यहाँ पर आप इसके ऑप्शन नंबर बी पे टिक कर दिए। चलिए अब फिल इन द ब्लैंक्स पे आ जाते हैं। ये भी आपको बुक में ही रखने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। कॉलम ए और मैच द कॉलम ए और कॉलम बी को मिलाना है। मैं पहला क्या है? हरिद्वार एंड बनारस। हरिद्वार और बनारस क्या है? पिलग्रिमेज सेंटर है। ठीक है। तो सी हो गया इसका। फर्स्ट का क्या हो गया? सी। तो सी पर यहाँ पर लिख लिए 1। दूसरा क्या है? सूरत। सूरत क्या है? टेक्सटाइल है, यहाँ पर टेक्सटाइल के नाम पर जाना जाता है। ठीक है। तो इसका हो गया डी, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ पर मौजूद बहुत सारी। तो ये हो गया। दूसरे का क्या हुआ? डी। तो डी के आगे लिखिए सेकेंड। फिर सूफी सेंट कौन थे? थर्ड। सूफी सेंट क्या थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती क्या है? मज़ार है, तो वहाँ पर सूफी सेंट उससे रिलेट करते हैं, तो इससे मिला दिया। थर्ड का हो गया ए, तो यहाँ पर लिख लिए 3। फिर है हम्पी। हम्पी क्या है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के नाम से हम्पी को जाना जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया? 4th हो गया। अब इसे आप मैच कर लिएगा, वरना आप ऐसे ही नंबर लिख दिएगा वर्ड। ठीक है, 1 2 3 लिख दिएगा जैसे मैंने लिख रखा है। पहला है 3, फिर 4th, पहले 3, फिर 4, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड। अब ट्रू फॉल्स पे आ जाते हैं। पहला क्या है? मर्चेंट्स प्रेफर टू ट्रेवल इंडिविजुअली रादर देन इन करामा। ये कह रहे हैं जो उस ज़माने के मर्चेंट्स थे वो अकेले मूव करा करते थे, करामा में नहीं, मतलब ग्रुप के साथ नहीं चलते थे। तो ये फॉल्स है। पहले जो मर्चेंट्स होते थे वो ग्रुप में
काफ़ी बड़े बड़े कस्बे पूरे पूरे ग्रुप निकला करते थे, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। सेकंड है सूरत वॉज एन इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर ऑन द बे ऑफ बंगाल। ये कह रहे हैं सूरत जो है वो एक इंपॉर्टेंट सेंटर था बे ऑफ बंगाल का खाली, तो सूरत खाली बे ऑफ बंगाल का इंपॉर्टेंट सेंटर नहीं था, ये क्या है, फॉल्स हो गया। फिर है मासूलीपट्टनम ड्राइव इट्स नेम फ्रॉम आ फिश। ये कह रहे हैं जो मासूलीपट्टनम है इसका नाम एक मछली से आया है, फिश से नाम आया है, तो मैंने बताया था इसका मासूलीपट्टनम दो नाम है इसके, तो ये फिश से ड्राइव हुआ है, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। सूरत इज कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट। ये कह रहे हैं सूरत जो है उसे ईस्ट का मैनचेस्टर बताया जाता है, तो ये बिल्कुल ट्रू बात है, सूरत को ईस्ट का मैनचेस्टर बताया जाता है, मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता है, तो ये ट्रू हो गया। पहला क्या है, फॉल्स, दूसरा क्या है, फॉल्स, तीसरा क्या है, ट्रू, और चौथा क्या है, ट्रू। तो कैसे है, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। अब फिल इन द ब्लैंक्स पे आ जाते हैं, ये भी आपको बुक में ही करनी है। द राजा राजेश्वर टेम्पल वॉज बिल्ट इन थंजुर। जो राजा राजेश्वर टेम्पल है वो कहाँ पर बनाया गया है, थंजुर में बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया है राजा राजेश्वर टेम्पल, थंजुर में, ठीक है। फिर सेकंड है द विजयनगर एम्पायर वॉज फाउंडेड बाई हरिहरा एंड बुक्का। किसके ज़रिए फाउंड हुई है, जो विजयनगर एम्पायर था वो किसने फाउंड किया था, मैंने बताया था 5 भाई थे, उसमें से 2 भाई थे हरिहरा और बुक्का, इन दोनों ने ये विजयनगर एम्पायर्स को फाउंड किया था। पहला क्या है, थंजुर THANJUR, दूसरा है HARI हरी HARI हरिहरा, एंड उसके बाद BUKKA बुक्का। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है थर्ड डैश सेट ह्यूज बैंकिंग हाउसेज एट सूरत। सूरत में जो बैंक के किनारे जो घर बना रखे थे किसने लोगों ने बनाए थे, द खातीवड़ सेट्स और एंड महाजन्स। पहला क्या है, द खातीवड़ KATHIA खातियावड़ WAD खातियावड़। देखिए मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ, ठीक है, यहाँ देखिए द खातियावड़ सेट्स, क्या है, द खातियावड़ सेट्स KATHI द खातियावड़ सेट्स एंड महाजन्स MAHAJANS, स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद फोर्थ है हमारा द डच इस्टेब्लिश अ सेटलमेंट एट मासूलीपट्टनम MASULIPATNAM मासूलीपट्टनम, ठीक है। एक्सरसाइज पे आ जाते हैं जल्दी से, आंसर दिस क्वेश्चन इन ब्रीफ। पहला क्या है, व्हाई डू यू थिंक टाउन्स ग्रो अराउंड टेम्पल्स। ये कह रहे हैं आपको ऐसा क्यों लगता है जो टाउन्स होते थे, जो शहर होते थे, लोग बाग टेम्पल्स के किनारे ही बनाया करते थे, तो ऐसा क्यों लगता है, तो पेज नंबर 40 पे इसका आंसर है, आंसर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज ई। पेज नंबर 40 ओपन कर लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एक बार देख लिया, व्हाई डू यू थिंक टाउन्स ग्रोन अराउंड टेम्पल्स, पेज नंबर 40 पे इसका आंसर है स्टूडेंट्स, ठीक है। पेज नंबर 40 ओपन करिए, यहाँ पर देखिए आंसर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज ई का, रिलीजन हैज़ प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन स्टेबलाइजिंग पिलग्रिमेज सेंटर। द टाउन्स स्टार्टेड ग्रोइंग अराउंड द टेम्पल, सेक्रेड रिवर्स एंड प्लेसेज ऑफ sanctity as people believe in तीर्थ यात्रा, that is visiting place of sanctity, क्या, sanctity। आंसर नंबर फर्स्ट हो गया एक्सरसाइज ई का, यहाँ से यहाँ तक, रिलीजन से लेकर सेंसिटी तक। चलिए आंसर नंबर 2 देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2 ओपन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों, देखिए जल्दी से। हाउ इंपॉर्टेंट वर क्राफ्ट पर्सनस फॉर द बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल्स। ये कह रहे हैं जो टेम्पल्स और बिल्डिंग्स के मेंटेनेंस के लिए जो क्राफ्ट पर्सनस थे वो लोग कैसे इंपॉर्टेंट थे, वो लोग ऐसा क्या काम करते थे जिससे बिल्डिंग्स और टेम्पल्स के मेंटेनेंस होती थी। तो पेज नंबर 40 पे ही इसका आंसर मौजूद है। फिर से पेज नंबर 40 ओपन कर लिए, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए एक्सरसाइज ई का, ठीक है। पेज नंबर 40 पे आइए, यहाँ पर देखिए नीचे, क्राफ्ट पर्सन प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द मेकिंग ऑफ लग्जरी गुड्स फॉर किंग्स एंड नोबल्स एंड अडॉर्निंग ऑफ टेम्पल्स विद गोल्ड, सिल्वर, alloy वर्क एंड टेक्सटाइल एंड वुड प्रोडक्ट्स। दे ऑल्सो catered to the needs of pilgrim, thereby forming an important parts of the ongoing trade। आंसर नंबर 2 एक्सरसाइज ई यहाँ पर कंप्लीट हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर नंबर 2 एक्सरसाइज ई, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पार्ट मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, नेम द गेटवे ऑफ ट्रेड टू द वेस्ट। पेज नंबर 43 पे इसका आंसर है, नेम द गेटवे ऑफ ट्रेड टू द वेस्ट, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लिया आप, नेम द गेटवे ऑफ ट्रेड टू द वेस्ट, पेज नंबर 43 पे आंसर है इसका, आंसर नंबर 3 ये रहा। यहाँ पर इट हटा के आपको लिखना है सूरत, यहाँ लिखिए सूरत वॉज कॉल्ड गेटवे टू द वेस्ट सिंस एट दैट टाइम ट्रेड टू अरब वर्ल्ड वॉज कंडक्टेड थ्रू दिस रूट।
आंसर नंबर 3 एक्सरसाइज ई, इट हटा के आपको लिखना है सूरत, और सूरत के बाद से लिखना है सूरत वॉज कॉल्ड गेटवे टू द वेस्ट सिंस एट दैट टाइम ट्रेड टू अरब वर्ल्ड वॉज कंडक्टेड थ्रू दिस रूट। तो ये आंसर नंबर 3 हो गया एक्सरसाइज ई का। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस रूट तक आपको आंसर नंबर 3 लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द आर्किटेक्चरल ग्लोरी ऑफ हम्पी। आर्किटेक्चरल ग्लोरी ऑफ हम्पी मतलब जो आर्किटेक्चरल के बारे में हम बात करते हैं हम्पी के, तो उसके बारे में हमें थोड़ा सा ब्रीफ अकाउंट देना है, थोड़ा सा लिखना है। तो पेज नंबर 42 पे आ जाइए, इसका आंसर पेज नंबर 42 पे है क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, हम्पी वाली जो जगह है वहाँ पर आ जाइए, हम्पी। तो थोड़ा सा बड़ा होगा, देखिए थोड़ा सा हमें पूरा बताना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो आंसर नंबर 4 एक्सरसाइज ई का यहाँ से पूरा यहाँ तक है। इसमें क्या है? हम्पी इज़ ऑल्सो नोन फॉर इट्स रिच हेरिटेज, हेंस इट इज़ डिक्लेयर एज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। It is also famous for the Royal Center, which has the Lotus Mahal, Queen Bath, and elephant stables. Hampi became famous during the period of Krishna Dev Rai. However, the empire came to an end after the Battle of Talikota in 1565 when they were attacked by Deccan sultans. तो यहाँ पर हमारा आंसर नंबर 4 एक्सरसाइज ई का कंप्लीट हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, हम्पी से लेकर पूरा आपको आंसर लिखना है डेक्कन सुल्तान तक, ये पूरा पैराग्राफ लिखना है आपको। आंसर नंबर 4 एक्सरसाइज ई का कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज एफ है क्वेश्चन नंबर 1। इसका 3rd और 4th हमने कट कर दिया है, काफ़ी बड़े आंसर हैं, मुश्किल से एक पेज तो लग ही जाएगा अगर एक आंसर करने बैठे, तो ये बहुत बड़े आंसर हैं, दोनों हमने कट कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करेंगे। इसका फर्स्ट क्या है? इन व्हाट वेज वॉज क्राफ्ट प्रोडक्शन इन सिटीज़ लाइक कलकत्ता डिफरेंट फ्रॉम दैट इन सिटीज़ लाइक थंजावुर। ये कह रहे हैं किस तरीके से आप ये कह सकते हैं जो कलकत्ता में और थंजावुर में जो क्राफ्ट पर्सन्स थे, क्राफ्ट प्रोडक्शन हो रहा था, वो अलग था। तो पेज नंबर 41 पे आ जाइए, पेज नंबर 41 आंसर नंबर 1 एक्सरसाइज एफ। ये रहा 41 पेज नंबर, यहाँ पर पेज नंबर 41 आंसर नंबर 1 एक्सरसाइज एफ, ये आंसर नंबर 1 लिखा है। ठीक है, यहाँ से द क्राफ्ट प्रोडक्शन इन थंजावुर वॉज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ कलकत्ता इन द फॉलोइंग मैनर। क्राफ्ट प्रोडक्शन इन थंजावुर वॉज इन द फॉर्म ऑफ इनले वर्क इन कॉपर एंड सिल्वर, वेयर एज इन कलकत्ता इट वॉज इन द फॉर्म ऑफ कॉटन टेक्सटाइल, जूट टेक्सटाइल एंड सिल्क टेक्सटाइल। Craft production in cities like Calcutta was formally organized and planned by the European companies. In Thanjavur, the production focused on the needs of the temple and the pilgrim. ठीक है, तो यहाँ पर आंसर नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट हुआ है बच्चों। ठीक है, आंसर नंबर 1 कहाँ से स्टार्ट हुआ है? द क्राफ्ट प्रोडक्शन से लेकर पूरा, और पहला वर्ड हमेशा कैपिटल रहता है, तो द का टी भी कैपिटल रहेगा। यहाँ से लेकर आपको पूरा आंसर नंबर 1 यहाँ तक लिखना है। एक्सरसाइज एफ का है, तो हमने यहाँ पर एफ लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। व्हाट वर द प्रॉब्लम एनकाउंटर्ड बाय द मर्चेंट्स। ये कह रहे हैं उस ज़माने में जो मर्चेंट्स हुआ करते थे उनके साथ क्या परेशानी आती थी। पेज नंबर 41 पे ही इसका आंसर है, उनकी परेशानियों को हमें बताना है। तो यहाँ पर लिखना है आंसर नंबर 2 एक्सरसाइज एफ। ठीक है, आंसर नंबर 2 एक्सरसाइज एफ। ड्यूरिंग अर्लियर टाइम in medieval periods merchants had to face a lot of problems। फिर पहली लिखनी है, यहाँ दूसरी लिखनी है, तीसरी, चौथी, पाँचवीं। पहली क्या है? merchants had to pass through many kingdoms and forests। Second, they had to carry goods on the back of camels, donkey and horses as there were no transport facilities। Third, their goods were loaded frequently since there was no proper security। Fourth, they had to face competition with European traders and work in a limited environment। Fifth, harsh climate and routes killed several merchants on the way or in the middle of their journey during these days। तो ये सारी परेशानियां हैं जो कि मर्चेंट्स को देखनी पड़ती थी, जो मर्चेंट्स होते थे उन लोगों को ये सारी परेशानियां झेलनी पड़ती थी। तो ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पर आंसर नंबर 2 कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज एफ का, यहाँ पर हमने लिख रखा है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप लोग। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे पूरा, पहले यहाँ तक लिखेंगे, फिर अलग अलग लाइन में पहले ये लाइन लिखेंगे, फिर फुल स्टॉप के बाद अगली लाइन से ये लाइन लिखेंगे पूरा यहाँ तक, फिर फुल स्टॉप के बाद फिर अगली लाइन से ये, फिर फुल स्टॉप के बाद अगली लाइन ये। मतलब ये नहीं कि अगर ये वाली लाइन आधे में खत्म हो रही है तो यहीं से दूसरी शुरू कर दी। ठीक है, दूसरी जो है दूसरा पॉइंट अगले ही लाइन से शुरू करना है, सेपरेट लाइन से। आंसर नंबर 2 एक्सरसाइज एफ यहाँ पर लास्ट हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं वापस। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो गई। मैं आपको जल्दी से आपका सिलेबस एक बार रिवाइज करा देता हूँ। और हाँ, ये हमारे कितने पार्ट में हुआ है? 2 पार्ट में कंप्लीट हुआ है। ये हमारा कौन सा पार्ट था? पार्ट नंबर 9 था, जो हमने यहाँ से सूरत से स्टार्ट किया था, और यहाँ पर एक्सरसाइज पे हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे कितने पार्ट में हो गए चैप्टर्स? 2 पार्ट में हो गया, पार्ट नंबर 8 और पार्ट नंबर 9। तो चलिए अब इसके
सिलेबस पे आ जाते हैं। तो हमने अभी बताया था आपको, हिस्ट्री में हमने चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 यही पढ़ना है पार्ट नंबर पीए सेकंड में। तो पीए सेकंड में हमारा पार्ट 8 और पार्ट 9 में ये दो पार्ट में चैप्टर था, जो कि अभी हमने इसका पार्ट 9 कंप्लीट कर दिया, तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल कम्युनिटीज़। उसके बाद ज्योग्राफी का आप दोबारा सिलेबस देखिए, चैप्टर नंबर 16 और चैप्टर नंबर 17 दो चैप्टर आ रहे हैं पीए सेकंड में ज्योग्राफी में। सिविक्स में पीए सेकंड में दो चैप्टर आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 25, चैप्टर नंबर 36। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप इसे कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसे हाथ के हाथ तैयार करते रहिए, जिससे कि आपको टेस्ट के दिन तैयारी ना करनी पड़े, बस रिवाइज करना पड़े। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम।